This is All India Radio. In the program Money Talk, now we bring you a special program on Union Budget 2023, Way Forward to Amritkal. Mr. Malhotra, warm welcome to the program. Thank you very much. And before we talk about all the provisions of the budget and lots of things to talk, your very first comment on the budget, and as the Honorable Finance Minister said, the very first budget of Amritkal. I will be basically speaking about the revenue side. So what is it on the revenue side for the citizens of the country? So first of all, this budget is a continuation on the revenue side of whatever we have been doing earlier, and it is to support the economy. So while on the one hand, on the expenditure side, there is a huge focus on the capex, which will help the GDP and our growth. Similarly, on the personal consumption side, through our personal income tax rate changes, we are going to put more money in the hands of the public, and that is going to help the consumption expenditure. So this is one. Secondly, it is about continuity of thought, certainty of taxation, stability of taxation. There are no increases in taxations. We are only trying to improve and increase our tax base, deepen our tax base without increasing tax rates. How we improve our revenues, so this budget is basically focusing only on these two measures. संजय जी, जिस तरह से आपने बताया, राजस्व सचिव के पास सबसे पहला शायद कहीं ना कहीं लक्ष्य होता होगा, जो राजस्व का लक्ष्य है वो प्राप्त करने में सरकार कितनी सहजता या सुगमता महसूस कर रही है इन सारे बजट प्रस्तावों से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सामने भी ये चिंताएं तो जरूर होती होंगी, ये चुनौतियां होती होंगी कि हम जो राजस्व घाटा है उसको कम से कम कैसे रख पाए। नहीं, बिल्कुल, तो ये तो एक बैलेंसिंग एक्टिविटी है कि न केवल राजस्व को जो है व्यय का साथ निभाना है, व्यय को भी राजस्व का साथ निभाना है। तो ये दोनों जो है पटरियां साथ साथ चलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि रेवेन्यू एक तरफ चले और व्यय दूसरी तरफ चले। तो दोनों को जो है वो उसका पूरा ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा वो ये रहेगा कि बिना किसी तकलीफ के लोगों को हम किस प्रकार से उनसे हम टैक्स ले लें और उनको ज्यादा परेशानी भी न हो। आपने देखा कि जैसे जीएसटी में, आज के दिन में जीएसटी में हमने जो रेट्स जो है हमने नहीं बढ़ाई हैं। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, हालांकि ये जीएसटी का मुद्दा आज के दिन के लिए हमारे लिए बजट में जीएसटी नहीं आता है, लेकिन एक उदाहरण के स्वरूप में आपको कह रहा हूं कि जीएसटी में हमारी जो रेट रही है, जब हम जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, ये सोचा जा रहा था कि 15% से अधिक की रेट होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे टैक्स हमने समाप्त कर दिए, तो 15% की रेट होगी, तभी हमारे को वही रेवेन्यू मिलेगा जो पहले मिल रहा था जीएसटी से पूर्व में। लेकिन हमारा जो रेट रहा वो केवल 11.5% रहा। उसके बावजूद जो टैक्सेस और रेवेन्यू में जो हमारी बढ़ोतरी हुई वो कहीं अधिक हमारी बढ़ोतरी हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारा टैक्स बेस बढ़ा। कैसे बढ़ा? 60 लाख ही मात्र हमारे टैक्स पेयर जीएसटी के, या पहले वैट होता था, तो वैट के, एक्साइज ड्यूटी के हमारे केवल 60 लाख टैक्स पेयर थे। आज के दिन में 140 लाख हमारे 5 साल के ही अंतराल में दोगुना से भी अधिक हुए हैं। कैसे हुए हैं? क्योंकि टैक्स जो बेस है वो उसको हमने बढ़ाया। जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आ पा रहे थे, कंप्लायंस हैज इम्प्रूव्ड। यू आर राइट कि कंप्लायंस जो है वो इम्प्रूव की है। तो जो ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर है उसके तो टैक्स रेट में जहां हम 15% के बदले वो उनको 11.5, आज के दिन में 11.5%। हमने इसका एक अनुमान लगाया, ये प्रति फैमिली 12,000 रुपए की सेविंग सभी नागरिकों को जीएसटी लगने से हुई है। क्योंकि अगर 4% और टैक्स रेट का जो पूरा अनुमान जो हम लगाते हैं, तो उससे कई हजार करोड़ वो बनते हैं, कई लाख करोड़, और उसको हम डिवाइड करते हैं सभी हमारी फैमिलीज में, तो 12,000 रुपए प्रति परिवार का लाभ हो। उसी प्रकार से चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कस्टम्स ड्यूटी हो, सभी में हमारा प्रयास यही है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके आज के दिन में आपकी जो इनकम है, आपको मालूम है कि जो आपकी इनकम है वो आप स्वयं, आपको भी कई बार ध्यान नहीं रहता है कि मेरी इनकम जो है फलां फलां बैंक में एक एफडी पड़ी है, उसका इंटरेस्ट की मेरी ये इनकम है, या फलां फलां जो है मैंने एक इक्विटी का एक शेयर लिया था और उसकी कुछ डिविडेंड की मेरी इनकम आई है। बट द रिटर्न फॉर्म्स, लेकिन वो रिटर्न में आपको भरा भराया पहले से आपको मिल जाता है। ये नहीं है कि आप वो देना नहीं चाहते थे टैक्स, लेकिन कई बार हमें मालूम भी नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है।
तो वो टैक्स अवॉइड जानबूझ के या अपने आप न जाने हुए हो जाता था। तो वो उस सब की वजह से जो है ये टैक्स में बढ़ोतरी हुई है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि बिना टैक्स दरों में बढ़ोतरी किए हुए हम टैक्स की वसूली करें। Mr. Malhotra, although as you said, GST is not the focus on a budget day, but to talk about GST, it's been more than 5 years now. Don't you think that the system has, stabilized wonderfully now, and every month, you create new records or near record, like last month's January's figure was 1.55 lakh crore rupees. Isn't that really heartening, and would you like to believe that we can stop calling it a new system? GST has actually stabilized in the entire country? Certainly it has stabilized, but there is always, work in progress. We are continuously trying to improve the systems so that it becomes easier and easier for the taxpayers to pay taxes, to file their returns, to claim their refunds on the GST side. Similarly, even on the income tax side. So it's always work in progress. Average is 1.5 lakh this year for GST, which is an increase of about 24% over the last year. So yes, it is thanks to all our citizens, who are paying these taxes. जी, निश्चित तौर पे जैसा आपने बताया कि चूंकि ये सारा जो कर दाता थे उनके मन में जो भय या डर था वो कहीं ना कहीं सिस्टम से दूर किया गया है और ये सारा जो इसका डिजिटलाइजेशन किया गया उससे भी बहुत सारी चीजें सहज हुई हैं और पारदर्शी करने में भी मदद मिली है। क्या यही एक प्रमुख कारण है या हमें दोनों कारण मानने पड़ेंगे क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों में या सभी की चीजों में बढ़ोतरी हुई है, उसी लिए आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ रहा है? बहुत आपने अच्छा प्रश्न आपने किया है। टैक्स रेवेन्यू जो हमारे पास आता है उसके लिए 3 मुख्य फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है। नंबर 1, इनकम क्या है, या पर्सनल इनकम टैक्स के लिए इनकम क्या है, या अगर जीएसटी की बात करें तो उसके लिए कितनी सेल हुई है, तो वो भी एक इनकम का ही एक तरह का जरिया है। तो सबसे पहली चीज तो हुई क्या आपकी इनकम है, दूसरी आपकी टैक्स रेट क्या है, ज्यादा टैक्स रेट होगी तो ज्यादा आएगा, ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा, तीसरा आपकी एफिशिएंसी क्या है। तो जैसा आपने कहा कि नेचुरली अगर इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी तो इनकम बढ़ेगी, निश्चित बात है, लेकिन साथ ही साथ एफिशिएंसी जो है वो हमने बढ़ाई है। तो अगर हमारी ग्रोथ जो है इकोनॉमी में अगर 100 होती है या मान लीजिए 10% होती है, हमारा प्रयास ये रहता है कि 10% से हम ज्यादा इनकम टैक्स रेवेन्यू में कलेक्ट करें, टैक्स रेट को छुए बिना, बढ़ाए बिना। ये बहुत बड़ा कदम है बिना। तो ये जो है ये सरकार का हर समय प्रयास रहता है कि सभी व्यक्ति जो है टैक्स दें और जायज टैक्स दें, ज्यादा टैक्स न दें, ताकि सरकार भी अपना डेवलपमेंट का जो कार्य है वो कर सके। Mr. Malhotra, let's also bring in this aspect of revenue which is held up in the system. Say for example the first appellate, and now we all talk about faceless assessment, but after the normal assessment is done and in scrutiny stage, and after the scrutiny stage the first appellate, don't you think there is clogging there and you need to declog the entire channel so that... You have asked a good question. So we are taking 2 types of steps here. One is that new cases don't come up, more and more cases. Why do cases come up? When the taxpayer feels that this tax is not due to be paid, and the tax authorities feel that this tax is to be collected. So we are trying to, and there's always scope for improvement, and so now in this budget itself, through legislative means, through the finance bill, we are trying to clean up the act so that there is less ambiguity, there is more certainty, there are less chances of dispute. So this is one set of things we are doing. The other thing that this budget has, initiative that this budget is going to bring about, is that we are to clear the backlog which is there, especially at the commissioner appeal level. There is a backlog. For that we are now going to introduce about 100 joint commissioner appeals. So that will also help in reducing the backlog. Will they have a different threshold for tax level too? So there is a different class, not threshold, a different class of orders which are approved by officers who are lower in rank. Obviously, we can't mandate them or empower them to hear appeals against officers who are senior to them. So it's not threshold wise, it is category of cases wise that we have divided the cases that will be heard in appeal by joint commissioner level of officers and commissioner level of officers. And is there actually really no human intervention when we talk about returns? We all know that it goes to CPC Bangalore, the Central Processing Center in Bangalore, and what we understand as on date is that it's a faceless thing. It's all done
through the machine. Absolutely. So is it 100%? It is 100% faceless thing, and I'm happy to report over here that while in the year 13-14 we used to take on an average for this faceless processing, we used to take on an average 93 days. This has been brought down this year to 16 days on an average. And many of the refunds, are done within 24 hours. Yes. But yes, to answer your question, these are all faceless. Even the assessments are faceless. Okay. So people, the scrutiny. in the cases of scrutiny, when it comes up for scrutiny, those cases also, the taxpayer would not know as to who the assessing officer is. And the assessing officer can be present anywhere in the country. He need not be, if the tax assessor is from place in the physical X, domain. Okay. place X, say Delhi, the tax authority, or the assessing officer may not be from Delhi, maybe from anywhere in the country. Okay. And the taxpayer would not know as to who he is. So it's totally faceless. And similarly for appeals also. Appeals are also, most of the assessments and most, other than, search seizure cases, some of those are not faceless because they require a human intervention. People have to come, they have to explain, they have to show their documents, etc. because they are bulky, they cannot be sent, through the portal. So those cases, yes, are not faceless, but majority, more than 90% of them are faceless. मल्होत्रा जी, जिस तरह से आम मध्य वर्ग की एक सीधी आकांक्षा होती है, अगर बजट आ रहा है तो उसके जेब में आयकर की बचत के माध्यम से कितने पैसे और आ सकते हैं, ये एक आम आकांक्षा होती थी. सरकार के पास कितनी इसकी चुनौतियां होती हैं, कितना दबाव होता है कि वो इन आकांक्षाओं को पूरा करे और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आयकर दाता है उसको ये भी लगे कि हाँ वाकई में उसकी सुनवाई हुई है, खासतौर पर अगर हम मध्य वर्ग की बात करें. नहीं, ये जो बजट है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मध्यम वर्ग को ही एक तरह से देखा जाए तो समर्पित है. वो इस प्रकार से कि जो हमारी जो योजना है उसमें हमने 5 मुख्य तरह से टैक्स रिलीफ मध्यम आय के वर्ग के लोगों को और अन्य वर्ग के लोगों को दिया है. सबसे पहले जो रिबेट था वो 5 लाख रुपए तक का जो रिबेट था उसको हमने 7 लाख रुपए किया. मतलब कि किसी भी व्यक्ति की जिसकी आय 7 लाख रुपए से कम है उसको कोई टैक्स नहीं देना है. पहले वो सीमा 5 लाख थी. हाँ, वो 7 लाख रुपए अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करता था, 2 लाख के अगर इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो उसको टैक्स नहीं देने की आवश्यकता थी. लेकिन आज के दिन में 7 लाख की आमदनी वाला आदमी जो है बहुत मुश्किल से 2 लाख की सेविंग नहीं कर पा रहा था. स्वाभाविक. तो वो जो है उसको हमने 5 से 7 लाख किया. नंबर 1. नंबर 2, जो टैक्स रेट की एग्जेम्पशन लिमिट है सभी के लिए, पहले जो 2.5 लाख थी उसको 3 लाख रुपए किया. तो ये 50,000 रुपए के ऊपर में जो भी जिसका जितना टैक्स बनता है डिपेंडिंग ऑन द इनकम, वो सभी को रिलीफ है. टैक्स रेट में उसी प्रकार से सभी को हमने जो है टैक्स रेट भी हमने सभी का कम किया है. तो दूसरा ये चेंज है. तीसरा, हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले की नई योजना में नहीं था, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द सैलरीड एम्प्लॉइज, पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स, वो भी हमने इसके ऊपर में लेकर के आए हैं. और चौथा सरचार्ज के बारे में है. और 5वां जो लीव एनकैशमेंट है, वो लीव एनकैशमेंट की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख रुपए फॉर नॉन गवर्नमेंट है. फॉर नॉन गवर्नमेंट के लिए पहले से थी. तो इन सभी मेजर्स से यदि एक 15 लाख रुपए किसी की आमदनी है और 15.5 लाख की आमदनी है और सैलरीड है तो उसको 52,500 रुपए की नई योजना, पुरानी नई योजना और अब नवीनतम नई योजना के बीच में 50,000 रुपए का लगभग उसको. Mr. Malhotra, before we shift our focus to other aspects of the budget, one question on this particular aspect. Clearly, the government and your department is kind of promoting the new regime, income tax slabs. The earlier one was kind of targeted, where the government was able to fulfill its objective of, say, getting a person medical cover or a life insurance cover or, coaxing the person to build a house. So with doing away with all these exemptions, isn't it a scenario like, one size fits all? So that's been left, to the choice. Previously it was, I think, very confusing for everyone to decide, whether he would find because of this taxation benefit, whether he should take an insurance or whether he should do a saving or whether he should do something else or he should buy a house. So now, we have left it free for him. And on the other hand, we have put more money in his hands to do the same thing by reducing the tax rates. So he has a choice now. Thank you so much for joining us in the studios. You were listening to a special program on Union Budget 2023, Way Forward to Amritkal.
This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on a mobile app, News on AIR.